हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विप्रा मलिक। वेलकम बैक टू माय चैनल विप्रा मलिक कॉमर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से आप लोगों की जो CUET एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि मैं अब आप लोगों के साथ जो भी डिस्कशन करूंगी क्वेश्चंस का, वो सारे ही आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने इससे पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए थे बिजनेस स्टडीज़ के, जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था उसमें आए हुए क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो उन्हीं मतलब पिछले ही एग्ज़ाम के कुछ और क्वेश्चंस जो हैं वो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। यस, तो 15 क्वेश्चंस हम लोग पहले ही कर चुके थे और आज जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, चलिए। Which of the following factors does not affect choice of capital structure? जैसे कि आप लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ा होगा, 12th क्लास में FM वाला जो चैप्टर होता है वो आपने पढ़ा होगा। तो उसमें ये आता है कि जब कंपनीज जो है अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर की चॉइस करते हैं कि किस टाइप का कैपिटल जो है उन्हें लेना है, यानी कि इक्विटी कैपिटल या फिर डेट, मतलब कौन से टाइप का कैपिटल उनको चाहिए, तो इस चॉइस के टाइम पर कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसीडर किया जाता है। तो हमें इस क्वेश्चन में वो फैक्टर बताना है जिस फैक्टर को कंसीडर नहीं किया जाता जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर का चॉइस करते हैं। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, डेट सर्विस कवरेज रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर करंट रेशो। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? इसका आंसर होगा करंट रेशो। क्यों? क्योंकि जो करंट रेशो है ये जनरली जो है लिक्विडिटी को शो करती है। किसको शो करती है? ये लिक्विडिटी रेशो होती है और ये लिक्विडिटी ही बताती है। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर से इसका कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ड्यूरिंग अ बैरिश फेज ऑफ स्टॉक मार्केट, बैरिश का मतलब है रिसेशन वाला फेज जो होता है ना, मंदी वाला जो फेज होता है, वो रिसेशन वाले फेज के टाइम पर जो स्टॉक मार्केट में एक कंपनी में फाइंड रेजिंग ऑफ इक्विटी कैपिटल मोर, मतलब रिसेशन के टाइम पे कंपनीज के लिए इक्विटी कैपिटल को रेज करना क्या हो जाता है? ज़्यादा इजी हो जाता है, ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ज़्यादा मॉडरेट हो जाता है या इम्पॉसिबल हो जाता है? तो रिसेशन के टाइम पर इक्विटी कैपिटल को रेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपनीज विद अ हायर ग्रोथ पैटर्न आर लाइकली टू, वो कंपनीज जिनका ग्रोथ पैटर्न हाई होता है वो क्या करती हैं, मतलब जिनकी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ रेट होता है, ग्रोथ हो रही होती है, ऐसी कंपनीज क्या करती हैं? क्या वो ज़्यादा हायर डिविडेंड पे करती है या लोअर डिविडेंड पे करती है, या फिर डिविडेंड्स आर नॉट अफेक्टेड बाय ग्रोथ कंसिडरेशन, या फिर जो डिविडेंड्स है उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता ग्रोथ कंसिडरेशन का, या फिर एम्प्लॉयज ले ऑफ बढ़ जाता है, मतलब कि एम्प्लॉयज को हटाना या नए एम्प्लॉयज को लेकर आना। ठीक है, एम्प्लॉयज का रिस्ट्रक्चरिंग करना बढ़ जाता है। तो बताइए क्या इफेक्ट आता है? कंपनीज क्या करती हैं? कम डिविडेंड पे करती है। कम डिविडेंड क्यों पे करती है? क्योंकि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, पैसे को न्यू इन्वेस्टमेंट्स करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फैक्टर विच अफेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। वो फैक्टर आइडेंटिफाई करो जिससे क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट होती है। करंट रेशो, क्विक रेशो, इन्फ्लेशन या फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज द फैक्टर। क्यों होता है ये फैक्टर? क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशो में हम देखते हैं कि जब हम अगर डेट्स जो है डेट्स रेज करेंगे तो उन डेट्स की वजह से कितना इंटरेस्ट जो है वो हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। सेलेक्ट दैट इज नॉट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। इसमें से वो सेलेक्ट करो जो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आई होप आप लोगों को पता होगा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या होती है और कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के। तो कमर्शियल बिल, जीरो कूपन बॉन्ड्स इशूड बाय RBI और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये तीनों ही मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और डिबेंचर्स जो है वो इसको
क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि डिबेंचर्स जो है वो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? विच मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज इशूड इन बियरर फॉर्म? इनमें से वो कौन सा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है जो बियरर फॉर्म में इशू होता है? कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी या फिर ट्रेजरी बिल? बताइए, बियरर फॉर्म में जो इशू होता है वो होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीओडी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कंज्यूमर? हमें आइडेंटिफाई करना है कि कंज्यूमर की इसमें से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फर्स्ट है बी अवेयर ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। मतलब मार्केट के अंदर कौन से अलग अलग गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल हैं उनसे अवेयर रहना, या फिर बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स। स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स यानी कि जिनके ऊपर क्वालिटी एश्योरेंस के मार्क होते हैं, है ना, जिससे पता चलता है कि हाँ ये जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, ये सही प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके अलावा टू सीक रिड्रेसल का मतलब होता है जब किसी कंज्यूमर के साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो उसके पास राइट होता है कि उसकी बातों को सुना जाए, है ना। इसके अलावा जो लेबल्स लगे होते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर उनको केयरफुली रीड करना, तो ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो जी हाँ, ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यानी इसमें से क्या कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? बी अवेयर ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट, कि मार्केट के अंदर अलग अलग गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल हैं, इस चीज के से अवेयर रहना, जागरूक रहना, ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक्स परचेज्ड अ कार फ्रॉम कंपनी वाई। एक्स ने क्या किया? कंपनी वाई से एक कार परचेज कर ली। व्हेन एक्स वाज टेकिंग हिज न्यू कार टू होम इट कॉट फायर। तो जब एक्स जो है अपनी नई कार को घर लेकर जा रहा था तो उसमें आग लग गई। विच ऑफ द राइट्स ऑफ कंज्यूमर वॉज वायलेटेड इन दिस केस? तो कौन सा राइट है कंज्यूमर का जो वायलेट हुआ है इस केस में? राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी अश्योर्ड, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल। कौन सा राइट है? राइट टू सेफ्टी, है ना, क्योंकि जब कार में आग लग गई तो इससे उसकी जान को भी नुकसान हो सकता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। आइडेंटिफाई मार्केट सेगमेंट्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हमें क्या करना है? जो एनएससी है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसके मार्केट सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, या होलसेल डेट मार्केट और कैपिटल मार्केट, या शॉर्ट टर्म डेट मार्केट और लॉन्ग टर्म डेट मार्केट। तो कौन से हैं मार्केट सेगमेंट्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के? होलसेल डेट मार्केट और कैपिटल मार्केट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग विच डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ नीड्स फॉर एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन। यानी कि किसी को कोई भी एंटरप्रेन्योर है उसके मोटिवेशन की जो नीड्स होती हैं इनमें से कौन सी नीड नहीं होती है एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन की? नीड फॉर पावर, मतलब पावर की ज़रूरत है उसको इसलिए वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहेगा, या उसको अचीवमेंट की नीड है, या एफिलिएशन की नीड है, या फिर सिक्योरिटी की नीड है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीड फॉर पावर, पावर की नीड है। ऐसी कोई नीड नहीं चाहिए होती है एंटरप्रेन्योर को मोटिवेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। Identify the correct sequence of activities undertaken by a manager when he or she is involved in the process of defining and grouping activities to create a framework of task to be performed। यानी कि किसी एक मैनेजर को कौन से प्रोसेस है जो करने पड़ते हैं जब उन्हें कोई टास्क परफॉर्म करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, establishing reporting relationship, डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। तो अगर आपने ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा है
और आपको ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस पता है तो ये वही प्रोसेस है ना। अगर आपको ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस पता है तो ये वही प्रोसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला क्या करना होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, वर्क को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उस वर्क को डिवाइड कर देना यानी डिवीजन ऑफ वर्क, उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन करना, देन ड्यूटीज असाइन करना और लास्ट में जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है उसको स्टैब्लिश करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट सीक्वेंस A D C E and B। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, रीअरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। इसमें क्या करना है, प्लानिंग प्रोसेस के स्टेप्स बताने हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेप इन्होंने बता दिया डेवलपिंग प्रीमाइसेस, इसके बाद के स्टेप्स हमें बताने हैं। तो इसके बाद के स्टेप्स क्या हो जाएंगे, सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जितने हमारे पास ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन अवेलेबल है उनको आइडेंटिफाई करना होगा, फिर सबको इवैल्यूएट करना होगा, उसके बाद उसमें से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको सेलेक्ट करना होगा। देन हम क्या करेंगे, जो हमने प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और एक्शन को फॉलो अप करेंगे। तो लास्ट में क्या आता है, फॉलो अप एक्शन। ठीक है, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा, BEADC। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, फैक्ट्स, फीलिंग्स एटसेट्रा। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है आइडियाज को, व्यूज को, अपने विचारों को, फैक्ट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें कम्युनिकेशन प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं उनको अरेंज करना है एक राइट सीक्वेंस में। तो क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस है, इनकोडिंग, डिकोडिंग, सेंडर, मैसेज, मीडिया। तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आएगा सेंडर, सेंडर के बाद आएगा मैसेज, मैसेज के बाद आएगा इनकोडिंग, इनकोडिंग के बाद आएगा मीडिया और लास्ट में आता है आपका डिकोडिंग। ठीक है, अगर फीडबैक होता तो फीडबैक इससे भी लास्ट में आता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं उनको अरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस में। तो आई होप आप में से किसी को भी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में नहीं आएगी, क्योंकि मैनेजमेंट के फंक्शन सब बच्चों को पता होते हैं, उनको आप करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हो। पहले आता है प्लानिंग, फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर आता है स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले प्लानिंग है तो ए ऑप्शन आएगा, तो फर्स्ट और फोर्थ हो जाएगा एलिमिनेट। तो सेकंड और थर्ड में हमारा ए है, उसके बाद डी है यानी ऑर्गेनाइजिंग। तो ए और डी यानी हमें पता चल गया कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट आंसर है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस के स्टेप्स का सीक्वेंस बताना है हमें। तो एनालाइजिंग डेविएशन, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड या टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करने हैं। तो सी ऑप्शन सबसे पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 को एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, फिर उसके बाद कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन के बाद हम डेविएशन देखते हैं, देन हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं। एक मिनट, यस स्टूडेंट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए, तो नेक्स्ट अब हमारा क्या था, हम कंट्रोलिंग के प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे। तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे लास्ट स्टेप इसका क्या होता है, करेक्टिव एक्शन लेना है ना। तो चलिए, वैसे हम इसको ऐसे भी कर सकते थे ना, जैसे हमें पता चल गया था कि हमारा फर्स्ट स्टेप सी रहने वाला है और अगर हमें पता हो कि हमारा लास्ट स्टेप ई रहने वाला है,
तो तब भी हम ऑप्शन से भी कर सकते थे, है ना। अगर हमें पहला और लास्ट पता है और बीच में हमें कुछ कंफ्यूजन भी है ना, तो सी फर्स्ट पे पहले नंबर पर आएगा और ई लास्ट में आएगा। तो ऐसा सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में ही हो रहा है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों को इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करने थे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपके साथ कुछ डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास।